हेलो मित्रों। आज अपन बात कर रहे हैं 2026 के जो साइंस पेपर होने वाला अपना बोर्ड का एग्ज़ाम का उसके बायोलॉजी पोर्शन के बारे में। तो बायोलॉजी में अपन बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो अपन सबसे पहले ही बात कर लेते हैं जो रंध्रों की क्रियाविधि होती है उसके बारे में। देखो, रंध्र जो होते हैं, ये जो रंध्र होते हैं, इन रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो क्रियाविधि होती है वो करती है द्वार कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं करती है? द्वार कोशिकाएं ये काम करती है रंध्रों को खोलने और बंद करने का। इसके साथ में प्रोसेस होता है कैसे? जब इन द्वार कोशिकाओं में मतलब रंध्रों के अंदर जब बाहर जब पत्ती के ऊपर जो जल जाता है इन रंध्रों के अंदर, तो द्वार कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है, रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। जैसे जल बाहर निकल जाता है द्वार कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती है, रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं अमीबा और पैरामीशियम में जो पोषण है उसके बारे में। देखो, अमीबा जो है वो सबसे पहले तो किसके द्वारा गति करता है? सॉरी, क्या होता है? अनियमित आकृति का होता है। क्या होता है? अनियमित आकृति का होता है। ये जो गति जो करता है अमीबा, वो पादाब की सहायता से गति करता है। किसकी सहायता से गति करता है? पादाब की सहायता से। और पादाब की सहायता से ही भोजन को क्या करता है? पकड़ता है। और पकड़ कर कहाँ लाता है? भोजन धान्य में, यानी कि आप बोल सकते हो खाद्य धान्य के अंदर लेके आता है। वहाँ पे उसका अवशोषण करता है भोजन का, और भोजन का अवशोषण करने के बाद में जो अवशेष पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाल देता है। अब अपन सीधा सा अपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर जा जाते हैं, जो है मानव में पाचन। किस में पाचन? मानव में पाचन। ठीक है। मानव में जो पाचन होता है वो कहाँ होता है? आहार नाल में होता है। मानव में जो पाचन होता है वो कहाँ होता है? आहार नाल में। आहार नाल के कुछ भाग होते हैं, उन सभी भागों में अपन पाचन के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है मुख। क्या होता है? मुख। मुख के अंदर आपको दांत पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं आपको? दांत। दांत के अंदर आपको सूत्र पढ़ना पड़ेगा जिसको आप बोलते हो दंत सूत्र। दंत सूत्र एक तो होता है बाल्यावस्था का और एक होता है वयस्क अवस्था का। बाल्यावस्था का आपको याद रखना 2102/2102। ये बाल्यावस्था का। वयस्क अवस्था का आपको ध्यान रखना है 2123/2123। ये दोनों दंत सूत्र आपको याद रखने हैं। चार दांत होते हैं, आई, सी, पी, एम और एम। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यानी कि रद्नक, कृंतक, अग्रचूर्णक और चूर्णक। ऐसे कितने दांत याद रखने हैं आपको? चार दांत याद रखने हैं। इनकी प्रत्येक जबड़े में संख्या ध्यान रखनी है। ठीक है। अब इसके बाद में अपन आ जाते हैं मुख के अंदर जो लाला ग्रंथियाँ होती है। कौन सी ग्रंथियाँ होती है? लाला। तीन ग्रंथियाँ होती है लार स्रावित करने वाली। सबसे बड़ी ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि, जो क्या करती है? लार स्रावित करती है। अब इस लार के कार्य पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? लार के कार्य पूछ लिए जाते हैं। तो लार के कार्यों के अंदर अपन पढ़ लेते हैं लार क्या क्या कार्य करती है। ठीक है। तो देखो, लार है, ये जो लार है इस लार के अंदर सबसे पहले कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। ये लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणु मारने का काम करता है। क्या काम करता है? जीवाणु मारने का काम करता है। इसके साथ में इस लार के अंदर, किसके अंदर? लार के अंदर एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एमिलेज। एमिलेज या एमाइलेज। ये एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसके साथ में इस लार के अंदर क्या पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ये जो टाइलिन एंजाइम होता है, ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है? ये मंड यानी स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? स्टार्च का। और स्टार्च का पाचन करके किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। ठीक है ना। किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। और इसके अलावा लार क्या करती है? भोजन को लसलसा और नम बना देती है। क्या बना देती है? लसलसा और नम बना देती है। यह आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अगर अपन बात करें इसके डायग्राम की,
तो देखो डायग्राम देखते हैं एक बार, इसका डायग्राम देखते हैं एक बार। डायग्राम कैसे नहीं आ रहा इसका, देखिए यहाँ पे अपन बात करें, एक डायग्राम लेते हैं, इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं जो डाइजेशन है ना, पाचन, उसको, इस पूरे पाचन को अपन समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले अभी हमने लार के बारे में पढ़ लिया कि इस मुख के द्वारा आता है, लार आती है छोटे छोटे मतलब पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में दांतों के द्वारा इसको तोड़ लिया जाता है। फिर जो भोजन होता है उस भोजन के अंदर लार मिलाई जाती है, लार के कार्य भी हमने पढ़े। अब इसके बाद में अपन इसके अंदर देखते हैं कि जो भोजन आगे प्रवेश करता है, भोजन आगे प्रवेश करता है ग्रसिका में। ग्रसिका में, ग्रासनाल में किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता, केवल भोजन को क्रमानु कुंचन गति के द्वारा भोजन को आगे भेजा जाता है। कौन सी गति के द्वारा? केवल क्रमानुकुंचन गति के द्वारा भोजन को आगे भेजा जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, भोजन को पहुँचा दिया जाता है आमाशय में। कहाँ दिया जाता है? आमाशय में। आमाशय में पहुँचाने के बाद में इस आमाशय के अंदर क्या होता है कि जठर रस स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? जठर रस। पाचक एंजाइम होते हैं, उन जठर रस में से पाचक एंजाइम होते हैं, जैसे HCl होता है। क्या होता है? HCl। ये HCl क्या करता है? भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। ये HCl क्या करता है? भोजन के साथ में जो आए जीवाणु कीटाणु होते हैं उनको मारने का काम करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करने का काम करता है। इसके साथ में ही इस आमाशय के अंदर एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है पेप्सिन एंजाइम। सॉरी, जठरस के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन। ये पेप्सिन जो एंजाइम होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। और प्रोटीन का पाचन करके उसको किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। तो सर्वप्रथम जो प्रोटीन का पाचन होता है वो कहाँ होता है? आमाशय में होता है। कहाँ होता है? आमाशय में। इसके बाद में, आमाशय के बाद में जो भोजन होता है वो भोजन जाता है छोटी आंत्र के अंदर। ये जो आपको दिख रही है ये क्या है? छोटी आंत्र। और ये होती है 7.5 मीटर लंबी। कितनी मीटर लंबी होती है? 7.5 मीटर लंबी होती है। इस छोटी आंत्र के 3 भाग होते हैं जिनमें सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो होता है ग्रहणी। क्या होता है? ग्रहणी। जो भाग होता है इसका कौन सा होता है? ग्रहणी होता है। ठीक है ना, कौन सा होता है? ग्रहणी। इस ग्रहणी के अंदर क्या होता है, जैसे ही भोजन आता है आमाशय के बाद में तो यहाँ पे ये एक यकृत ग्रंथि होती है। क्या होती है? यकृत ग्रंथि। इस यकृत ग्रंथि के द्वारा एक रस स्रावित किया जाता है जिसका नाम है पित्त रस। अब ये पित्त रस स्रावित करके क्या कर देती है? इससे पित्ताशय को दे देती है। पित्त रस स्रावित करके किसको दे देती है? पित्ताशय को। ये आपका यकृत है पूरा, और ये यकृत है। ये यकृत क्या करेगा? पित्त रस स्रावित करके किसको दे देगा? इसे पित्ताशय को। अब इस पित्ताशय के अंदर ये पित्त रस जो है वो स्टोर रहेगा। स्टोर रहने के बाद में कहाँ आएगा? इस छोटी आंत्र में। अब ये पित्त रस जो होता है, इस पित्त रस का जो काम होता है वो काम होता है वसा को घोलने का। क्या काम होता है? वसा को घोलने का। और वसा को घोलने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं इमल्सीकरण या पायसीकरण। क्या कहते हैं? इमल्सीकरण या पायसीकरण। क्या कहते हैं? इमल्सीकरण या पायसीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इमल्सीकरण या पायसीकरण कहते हैं। ठीक है, पायसीकरण कहते हैं। इसके बाद में जो यहाँ पे एक ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक ग्रंथि, ये वाली ग्रंथि, ये आमाशय के नीचे। और इस ग्रंथि का नाम है अग्नाशय ग्रंथि। क्या नाम है इस ग्रंथि का? अग्नाशय ग्रंथि। ये अग्नाशय ग्रंथि क्या करेगी? अग्नाशयी रस स्रावित करेगी। क्या स्रावित करेगी? अग्नाशय रस। और ये जो अग्नाशय रस है, ये अग्नाशय रस क्या करेगा? जो कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और इसके अलावा जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का क्या करेगा? ये पाचन करेगा। क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट और पाचन का क्या करेगा? ये पाचन करेगा। इसके बाद में भोजन आगे पहुंचता है छोटी आंत्र के आगे पहुंचता है। आगे पहुंचने के बाद में इसके अंदर क्या किया जाता है? जो छोटी आंत्र होती है उस छोटी आंत्र की आंतरिक भित्ति पर क्या पाई जाती है? ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है ब्रूनर्स ग्रंथि। क्या पाई जाती है? ब्रूनर्स ग्रंथि। वो ब्रूनर्स ग्रंथि क्या करेगी? यहाँ छोटी आंत्र के अंदर आत्रीय रस स्रावित करेगी। क्या स्रावित करेगी? आत्रीय रस।
ये जो आंतरीय रस है, क्या है ये आंतरीय रस, ये आंतरीय रस क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। इसके अलावा ये पाचन करेगा वसा का, क्या किसका पाचन करेगा, वसा का। इसके अलावा ये पाचन करेगा प्रोटीन का, किसका पाचन करेगा, ये प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके ये बदल देगा ग्लूकोज के अंदर, किसके अंदर बदल देगा, ये ग्लूकोज के अंदर। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके किस में बदल देगा, ग्लूकोज के अंदर। वसा का पाचन करके बदल देगा ये लिपिड के अंदर, किसके अंदर बदल देगा, ये लिपिड के अंदर। प्रोटीन का पाचन करके ये बदल देगा एमिनो अम्ल के अंदर, किसके अंदर बदल देगा, एमिनो अम्ल के अंदर। इसके बाद में बदलने के पश्चात भोजन को जो पाचन हो जाएगा, पूर्णतः क्या हो जाएगा, पाचन। अब पाचन होने के पश्चात यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो ये छोटी आंत्र होती है, इस छोटी आंत्र की आंतरिक भित्ति के अंदर क्या होते हैं, अंगुली के समान क्या होते हैं, प्रवर्ध होते हैं। अंगुली के समान क्या होते हैं, प्रवर्ध होते हैं। ये प्रवर्ध क्या कहलाते हैं, दीर्घरोम। इन प्रवर्ध को क्या कहते हैं अपन, दीर्घरोम कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घरोम कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घरोम। ये दीर्घरोम क्या करते हैं, पचित भोजन का क्या करते हैं, अवशोषण। ये क्या करेंगे, पचित भोजन का अवशोषण। और पचित भोजन का अवशोषण करके उसको कोशिका के अंदर ले जाते हैं। तो ये दीर्घरोम का क्या हो जाएगा, कार्य। और ये अवशोषण करने की प्रक्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण। क्या कहलाता है, ये स्वांगीकरण। ठीक है, आपको ये इन बातों के बारे में ध्यान रखना है। अर्थात जो छोटी आंत्र होती है उसके अंदर अधिकांश पाचन हो जाता है, लगभग 90% पाचन हो जाता है। और यहाँ पे छोटी आंत्र के अंदर पाचन और अवशोषण दोनों प्रक्रिया होती है। इसके बाद में भोजन को भेज दिया जाता है आगे, ये जो आपकी दिख रही है बड़ी आंत्र के अंदर, बृहदांत्र के अंदर भेज दिया जाता है। बृहदांत्र की जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है, 1.5 मीटर। अब इसके अंदर बृहदांत्र के अंदर कोई भी पाचन नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, केवल जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। जल और खनिज लवणों का क्या होता है, केवल अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद में यहाँ पे गुदा द्वार के द्वारा मलाशय में और इसके द्वारा उत्सर्जक अंगों के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये मानव में आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट पाचन की प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, आपको किसी में पूछे, आमाशय में पूछे, चाहे शुद्रांत्र पूछे, चाहे वृद्धांत्र पूछे, स्वांगीकरण किसे कहते हैं, दीर्घरोम किसे कहते हैं, जो भी आपको पूछा जाए आपको इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दे देना है। अब आगे देखते हैं एक श्वसन से रिलेटेड। देखो अब अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, श्वसन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, श्वसन के बारे में। देखो श्वसन के बारे में अपन बात करते हैं। श्वसन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो। एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, अपन बात करें वायवीय और अवायवीय। वायवीय और अवायवीय, ये दोनों प्रकार के श्वसन होते हैं। अब आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। वायवीय श्वसन के बाद में क्या बनता है, अवायवीय श्वसन के बाद में क्या बनता है। तो वायवीय श्वसन के बाद में तो सीधा सा एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। और अवायवीय श्वसन में एटीपी ऊर्जा के साथ में क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। दोनों आपको ध्यान रखने हैं कि वायवीय श्वसन में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनती है, CO2 का निर्माण होता है। और अवायवीय श्वसन में ऊर्जा और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन में एटीपी के रूप में ऊर्जा और CO2 का निर्माण होता है। यहीं अवायवीय श्वसन के अंदर लैक्टिक अम्ल और क्या बनता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। ये दोनों आपको याद रखना है। अगर अपन मानव में बात करें तो मानव में श्वसन की अगर बात करें तो देखो श्वसन को एक बार देख लेते हैं कंप्लीटली पूरा ही। देखो इस प्रकार से ये संरचना होती है श्वसन की। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो नासा द्वार होते हैं, जो नाक होते हैं, नासा द्वार, दो द्वार होते हैं नासा द्वार। अब इन द्वारों के द्वारा क्या किया, इन नासा द्वारों के द्वारा क्या की जाती है, वायु ग्रहण की जाती है। नॉट ऑक्सीजन, आप क्या बोलोगे, वायु ग्रहण की जाती है। अब इन नासा छिद्रों में क्या होते हैं, जो महीन सूक्ष्म बाल होते हैं। क्या होते हैं, सूक्ष्म बाल। ये बाल क्या करते हैं, इस वायु के साथ में आए धूल मिट्टी के कणों को क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। धूल मिट्टी के कणों को क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। रोक कर वायु को क्या कर देते हैं, थोड़ा शुद्ध कर देते हैं। वायु को क्या कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। देखो तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही वायु
को शुद्ध कर दिया जाता है। वायु को शुद्ध करने के बाद में वायु चली जाती है यहाँ पे श्वास नली के ग्रसनी ग्रसनी कंठ और श्वास नली में। श्वास नली में जाने के बाद में यहाँ पे जो वायु है, ये वायु शुद्ध वायु कहाँ चली जाएगी? श्वसनी और श्वसनिका में। कहाँ चली जाएगी? श्वसनी और श्वसनिका में। कहाँ चली जाएगी? श्वसनी और श्वसनिका में। श्वसनी और श्वसनिका से ये आगे गुब्बारे नुमा संरचना कहाँ चली जाएगी? वायु कुपिकाओं में खुलेगी। अब वायु कहाँ आ गई? वायु कुपिकाओं में। अब वायु कुपिकाओं में वायु के साथ में जो आई हुई क्या है? CO2। उस CO2 को तो कहाँ रख लिया जाता है? इस वायु कुपिका में रख लिया जाता है। और जो ऑक्सीजन होती है, इस ऑक्सीजन को किस में मिला दिया जाता है? रक्त में मिला दिया जाता है। रक्त में मिलाने के बाद में जो ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन चली जाती है कोशिका के अंदर। कहाँ चली जाती है? कोशिका के अंदर। अब आपको पता है कोशिका के अंदर पाचन के पश्चात क्या आ गया था? ग्लूकोज के रूप में भोजन पचित भोजन आ गया था। अब यहाँ पे ग्लूकोज का ये कोशिका के अंदर जो रक्त के साथ में आई हुई ऑक्सीजन है, ये ग्लूकोज का क्या करेगी? विखंडन। ग्लूकोज का क्या होगा? विखंडन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में और वायवीय शोषण होगा। ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो यहाँ पे क्या बनेगी? अभी मैंने बताया था आपको ATP के रूप में क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। और किसका निर्माण होता है? CO2 का निर्माण होता है। ATP के रूप में ऊर्जा बनती है और किसका निर्माण होता है? CO2 का निर्माण होता है। अब ये क्या होगा? जैसे ही CO2, ये ATP तो चली जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और यहाँ पे जो CO2 बनी है, ये CO2 वापस रक्त के द्वारा कहाँ चली जाएगी? यहाँ पे कहाँ चली जाएगी? वायु कुपिकाओं में। कहाँ पे चली जाएगी? वायु कुपिकाओं में। अब यहाँ पे क्या होगी? पहले आई थी तो अंतःशोषण की क्रिया के दौरान 2 चरणों में संपन्न होती है, एक अंतःशोषण और एक बाह्य शोषण। अंतःशोषण में ऑक्सीजन यहाँ कोशिका के अंदर आ गई। अब बाह्य शोषण में क्या होगा? CO2 क्या करेगी? कहाँ जाएगी? वायु कुपिकाओं में। वायु कुपिकाओं में पहले से CO2 थी और ये CO2 और आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा? विपरीत क्रिया के द्वारा CO2 बाहर जाएगी। जैसे कुपिकाओं से श्वसनी और श्वसनिका में, श्वसनी और श्वसनिका से श्वासनाल में, ग्रसनी में, ग्रसनी के द्वारा मुगवा में, मुगवा से नासा छिद्रों में, नासा छिद्रों के द्वारा शरीर से बाहर CO2 को निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से जो आप बात कर रहे हो शोषण की, ये दो प्रक्रियाओं में संपन्न हो जाती है। पहली तो हो जाती है अंतःशोषण। पहली कौन सी है? अंतःशोषण। और दूसरी हो जाएगी कौन सी? बाह्य शोषण। कौन सी शोषण? बाह्य शोषण। जो मनुष्य होता है वो उसकी श्वसन जो दर होती है, वो श्वसन दर होती है 14 से 18 बार प्रति मिनट। कितनी बार? 14 से 18 बार प्रति मिनट। तो आपके 2 चरणों में श्वसन की क्रियाविधि कंप्लीट है। श्वसन से संबंधित आपको 2 ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो वायवीय और अवायवीय श्वसन से रिलेटेड, दूसरा इनका मार्ग पूछा जा सकता है। जैसे आपको मार्ग दे दिया जाएगा कि कौन सा, पहले तो नासा द्वार हो जाएंगे, नासा द्वार के बाद में क्या हो जाएगी? यहाँ पे ग्रसनी हो जाएगी, कंठ हो जाएंगे, श्वास नली हो जाएगी, श्वसनी और श्वसनिका हो जाएगी। इसके बाद में वायु कुपिका, वायु कुपिकाओं के बाद में ये कहाँ लेकर जाएगी ऑक्सीजन को? कोशिका के अंदर। कोशिका में जो ग्लूकोज का विखंडन होगा उसे कोशिकीय शोषण भी कहते हैं। तो अगर आपको कोशिकीय शोषण पूछा जाए तो कोशिकीय शोषण को भी बता देना है कि कोशिका के अंदर ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ATP के रूप में ऊर्जा बनती है और CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। ये कोशिकीय शोषण भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं परिवहन की, या अपन बात कर लेते हैं एक बार उत्सर्जन की। किसकी बात करते हैं अगर? उत्सर्जन की। देखो एक बार उत्सर्जन में होता है क्या है कि हमारी जो बॉडी होती है, उस बॉडी के अंदर डाइजेशन प्रोसेस के बाद में जितने भी पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों को क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। और अवशोषण की प्रक्रिया के पश्चात हमारे शरीर के अंदर क्या बनते हैं? कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं? कुछ अपशिष्ट पदार्थ। ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ये अपशिष्ट पदार्थ हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। जैसे नाइट्रोजन अपशिष्ट बनते हैं ज़्यादातर। ये नाइट्रोजन अपशिष्ट क्या होते हैं? हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और इन्हें बाहर निकालना क्या होता है? आवश्यक होता है। और इन्हें बाहर निकालने की इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं अपन? उत्सर्जन कहते हैं। और ये उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है, ये उत्सर्जन तंत्र के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? उत्सर्जन तंत्र के द्वारा। और उत्सर्जन तंत्र के कुछ क्या होते हैं? अंग होते हैं। ये अंग मिलकर ही क्या करते हैं? उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। उत्सर्जन के अंग मिलकर क्या करते हैं? उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब ये जो उत्सर्जी जो अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे अपन जो मुख्यतः बात करते हैं वृषण, क्या होते हैं? वृषण की बात करते हैं, ठीक है ना। इन वृषण की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई जो होती है वो होती है नेफ्रॉन। कौन होती है? नेफ्रॉन।
मुख्यतः जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आता है, इस नेफ्रॉन से आता है। नेफ्रॉन की आपको क्रियाविधि पूछ लेगा या आपको पूछ लेगा मूत्र निर्माण की क्रिया विधि। देखो नेफ्रॉन के अंदर अपन बात कर रहे हैं कि नेफ्रॉन कैसा होता है और कैसे कार्य करता है। यहाँ पे देखो नेफ्रॉन की क्रियाविधि के बारे में देखते हैं। तो नेफ्रॉन का मैं सबसे पहले आपके सामने एक डायग्राम बना लेता हूँ। देखो नेफ्रॉन जो है वो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। यहाँ पे नेफ्रॉन का मैं डायग्राम बना लेता हूँ। इधर से आती है दो, तो एक तो अभिवाही और एक अपवाही धमनी। यह आपका हो जाएगा बोमेन संपुट। यहाँ पे आपकी हो जाएगी समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या हो जाएगी, समीपस्थ कुंडलित नलिका। यहाँ पे बना लेते हैं अपन हेनले लूप। क्या बना लेते हैं, हेनले लूप। और फिर बना लेते हैं अपन दूरस्थ कुंडलित नलिका। और यहाँ पे बना लेते हैं अपन संग्राहक नलिका। ये आपका बन के रेडी है नेफ्रॉन की क्रिया, नेफ्रॉन का डायग्राम। यहाँ पे अपन बना लेते हैं कोशिका गुच्छ। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका अभिवाही धमनी। यहाँ पे इसको कह देंगे अपन अपवाही धमनी। और ये हो जाएगा आपका समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये हो जाएगा आपका हेनले लूप। अब हेनले लूप। और ये हो जाएगा, इसको कह देंगे अपन दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसको कह देंगे संग्राहक नलिका। सबसे पहले क्या होता है, रक्त जो होता है, तरल रक्त जो होता है वो अभिवाही धमनी के द्वारा प्रवेश करता है। कौन सी धमनी के द्वारा, अभिवाही धमनी के द्वारा प्रवेश करता है। अभिवाही धमनी के द्वारा प्रवेश करने के बाद में ये आपको संरचना दिख रही है, इसको कहते हैं कोशिका गुच्छ। कोशिका गुच्छ में आकर तरल रक्त क्या होता है, छनता है। छनने के बाद में जो शुद्ध रक्त होता है वो वापस इस अपवाही धमनी के द्वारा शरीर के अंदर चला जाता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो अपशिष्ट पदार्थ कहाँ जाते हैं, बोमेन संपुट में। तो जब ये छनता है तो जब अपशिष्ट पदार्थों के साथ में कुछ पोषक तत्व भी इस बोमेन संपुट के अंदर आ जाते हैं और बोमेन संपुट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बोमेन संपुट में आने के बाद में इन अपशिष्ट पदार्थों को और इन पोषक तत्वों को कहाँ भेज दिया जाता है, आगे यहाँ पे भेज दिया जाता है, जिसे कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। और यहीं से मूत्र निर्माण की क्रियाविधि प्रारंभ होती है। यहीं से नेफ्रॉन की क्रियाविधि प्रारंभ होती है। और इसका पहला चरण होता है निस्यंदन। पहला चरण कौन सा होता है, निस्यंदन। इस निस्यंदन के अंदर क्या होता है कि समीपस्थ कुंडलित नलिका में जो पोषक तत्व होते हैं जैसे माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन सभी का क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है निस्यंदन की प्रक्रिया के दौरान। अब इनका अवशोषण करने के बाद में क्या किया जाता है, जो तरल रक्त होता है इस तरल रक्त को कहाँ भेज दिया जाता है, हेनले लूप में। कहाँ भेज दिया जाता है, हेनले लूप में। अब हेनले लूप में पहुँचने के बाद में जो तरल रक्त होता है वो थोड़ी देर के लिए इस हेनले लूप में रहता है और इसमें रहने के बाद में कहाँ चला जाता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका में चला जाता है। और यहाँ पे दूसरी प्रक्रिया हो जाती है पुनः अवशोषण की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया हो जाती है, पुनः अवशोषण की प्रक्रिया। पुनः अव कहाँ गया वो, पुनः अवशोषण की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया है, पुनः अवशोषण की, पुनः अवशोषण की प्रक्रिया। अब ये जो पुनः अवशोषण की प्रक्रिया है, ये पुनः अवशोषण की प्रक्रिया होगी दूरस्थ कुंडलित नलिका में। कहाँ होगी, दूरस्थ कुंडलित नलिका में। अब इस दूरस्थ कुंडलित नलिका में क्या होता है कि जो पोषक तत्व अवशोषित नहीं हुए उन पोषक तत्वों को क्या कर लिया जाता है, यहाँ पर दूरस्थ कुंडलित नलिका में दोबारा से अवशोषित कर लिया जाता है और फिर तरल रक्त को आगे भेज दिया जाता है। और यहाँ पे दूरस्थ कुंडलित नलिका के अगले अंतिम छोर पे एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम है स्त्रावण। क्या नाम है उसका, स्त्रावण। स्त्रावण प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है, स्त्रावण प्रक्रिया होती है। और स्त्रावण प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर क्या किए जाते हैं, कुछ लवण स्रावित किए जाते हैं। क्या स्रावित किए जाते हैं, कुछ लवण, जो क्या करते हैं, अम्ल और सार, इन अम्ल सार इनकी मात्रा का क्या करते हैं, नियमन करते हैं, इनकी मात्रा को संतुलित करने का काम करते हैं। और उसके बाद में जो वेस्ट बचता है उस वेस्ट को कहाँ पहुँचा देते हैं, संग्राहक नलिका में। और संग्राहक नलिका में किसका रूप ले लेते हैं, मूत्र का रूप ले लेते हैं। इसके बाद में इसको कहाँ भेज दिया जाता है, मूत्राशय के अंदर भेज दिया जाता है। और मूत्राशय के द्वारा मूत्राशय के बाद में मूत्रमार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। प्रतिदिन जो है वो लगभग 180 लीटर रक्त छाना जाता है एक नेफ्रॉन के द्वारा। ये नेफ्रॉन जो है, इस नेफ्रॉन के द्वारा कितना रक्त छाना जाता है, 180 लीटर रक्त छाना जाता है। और 180 लीटर छानने के बाद में प्रतिदिन कितना, 1 से लेकर 1.5 लीटर तक मूत्र का क्या करता है, मनुष्य त्याग करता है। तो यह आपको जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन की आपको क्या याद रखनी है, क्रियाविधि याद रखनी है। क्या याद रखनी है, क्रियाविधि याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला अपना
जो परिवहन है, क्या है, परिवहन। परिवहन के अंदर जैसे रक्त है, रक्त वाहिनियाँ है, ठीक है ना, रक्त नलिका है, इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। हृदय जो होता है ये मुख्यतः कार्य करता है परिवहन का, ठीक है। देखो परिवहन का जैसे मुख्यतः कार्य करता है रक्त, कौन करता है, रक्त। शरीर के अंदर जो मनुष्य का शरीर होता है, उस मनुष्य के शरीर में जो परिवहन का जो कार्य होता है, वो परिवहन का कार्य करता है रक्त। रक्त के अंदर ही सभी जो पोषक तत्व होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनका क्या होता है, परिवहन। जैसे अपन रक्त के बारे में थोड़ा देखते हैं। जो रक्त होता है, रक्त, ये रक्त कैसा होता है, लाल रंग का होता है। कितने रंग का होता है, लाल। इसका अधिक मतलब जो तरल भाग होता है उसको क्या कहते हैं अपन, प्लाज्मा। तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा। लगभग ये 55% होता है, और 55% में भी 90% क्या होता है, इस प्लाज्मा में के अंदर जल होता है। 10% कार्बन को अकार्बनिक पदार्थ होता है। इसके अलावा जो 45% रह गया वो ठोस भाग होता है, जिसे अपन कहते हैं रक्त कणिका। क्या कहते हैं, रक्त कणिका। मनुष्य के जो रक्त होता है, उस रक्त के अंदर, किसके अंदर, रक्त के अंदर 3 कोशिकाएं होती है, 3 कणिकाएं होती है, 1, 2 और 3। सबसे पहले आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी, तीसरी प्लेटलेट्स। कौन सी होती है, प्लेटलेट्स। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ आरबीसी की। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नामक का वर्णक पाया जाता है। ये क्या करता है, रक्त को लाल रंग प्रदान करने का काम करता है। कई बार इस हीमोग्लोबिन के कार्य पूछ लेता है, इसकी कमी के प्रभाव पूछ लिया जाता है। तो हीमोग्लोबिन का काम है रक्त को लाल रंग प्रदान करना। कभी कभार क्या हो जाती है, इस हीमोग्लोबिन की क्या हो जाती है, शरीर में कमी हो जाती है, और उस कमी के कारण शरीर के अंदर जो एनीमिया रोग है वो रोग हो जाता है। और एनीमिया रोग के साथ में इससे, ये जो एनीमिया रोग होता है, रक्त की कमी होती है, जो रक्ताल्पता कहते हैं, इसके कारण शरीर के अंदर थकान हो जाती है, ठीक है ना। शरीर के अंदर मतलब आलस्य उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन होती है, ये हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। तो ऑक्सीजन की क्या आ जाती है, मतलब परिवहन के अंदर कमी आ जाती है, ठीक है। ये इसके कार्य। और इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन का। इस आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट भी है। बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी का काम जो होता है वो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। ये रोगों से लड़ने का काम करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा शरीर है, उस शरीर के अंदर जो जीवाणु प्रवेश करते हैं, उन जीवाणु जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु होते हैं, उनसे हमारी क्या करती है, सुरक्षा करती है। इसके साथ में इससे ये, इसका जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। तीसरी बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स का मुख्य जो कार्य होता है हमारे शरीर के अंदर, मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। क्या होता है, रक्त का थक्का जमाना। और रक्त का थक्का 3 से 4 मिनट के अंदर जम जाता है। और इसके अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, थ्रोम्बिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है, थ्रोम्बिन प्रोटीन होती है। और इसके अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, ग्लोबिन प्रोटीन। आरबीसी के अंदर ग्लोबिन प्रोटीन होती है। अब एक रक्त का भाग होता है लसीका। क्या होता है, लसीका। देखो रक्त जो होता है वो रक्त नलिकाओं में बहता है। कहाँ बहता है, रक्त नलिकाओं में। तो रक्त नलिकाओं से रक्त क्या है, जो ये प्लाज्मा और प्रोटीन जो है वो छन कर कहाँ चली जाती है, उत्तकों के, कहाँ चली जाती है, उत्तकों के मतलब खाली जो स्थान होता है, रिक्तिका होती है, उत्तकों की जो रिक्तिका होती है, खाली स्थान होते हैं, अंतरावकाश होते हैं, उनके अंदर चले जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, लसीका कहते हैं। ये लसीका क्या करता है, वसा का अवशोषण करने का काम करता है। मुख्य काम क्या होता है इसका, वसा का अवशोषण करना। इसके अलावा इस लसिका के अंदर क्या होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। इस कारण ये रोगों से लड़ने में काम करती है। इसके अंदर आरबीसी अब एब्सेंट होती है, इसलिए ये श्वेत होती है, ठीक है ना। इसके अंदर प्रोटीन भी पाई जाती है। यह आपको रक्त के बारे में थोड़ी सी जो बातें हैं वो ध्यान रखनी। इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। जो परिवहन होता है वो परिवहन क्या कहलाता है। देखो शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन जैसे पोषक तत्व होते हैं उनको कोशिकाओं तक पहुंचाना, और कोशिका में बनने वाले जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना क्या कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है। क्या कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है। और परिसंचरण में भाग लेने वाले अंग क्या करते हैं, परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसमें से रक्त हमने पढ़ लिया। दूसरा हम पढ़ते हैं हृदय। कौन सा पढ़ रहे हैं, हृदय। देखो हृदय, हृदय के बारे में देखना। हृदय क्या होता है, हल्का गुलाबी रंग का पेशीय अंग होता है। क्या होता है हृदय,
हल्का गुलाबी रंग का पेशी अंग होता है। मैं आपको ध्यान से देखना, एक ही डायग्राम के थ्रू इस परिसंचरण को समझा देता हूँ। ये मैंने बना दिया हल्का सा हृदय। अब इसके चैम्बर होते हैं 4। चैम्बर कितने होते हैं इसके? 4। अब यहाँ पे मैं ये दर्शा रहा हूँ इधर से, और ये दर्शा रहा हूँ इधर से। यहाँ पे ये हो गया आपकी केशिका। ये क्या हो गया आपकी? केशिका। ये इसको इधर से दर्शा दिया, इसको मैंने इधर से दर्शा दिया। ये इधर से गया, ये इधर से गया। यहाँ पे बन गया आपके फेफड़े। क्या बन गया? आपके फेफड़े। और ये बन गया, ये बन गए आपके फेफड़े। इधर से ये जाएगी इधर से, और ये जाएगी इधर से। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे जो यहाँ पे शरीर होता है, केशिकाएं होती है। ये केशिकाएं क्या करती है? यहाँ से अशुद्ध रक्त जाता है शरीर के द्वारा। यहाँ से अशुद्ध रक्त जाता है। जो रक्त जाता है, अशुद्ध रक्त जो जाता है, ये अशुद्ध रक्त जो जाता है वो किस, तो यहाँ से रक्त कहाँ जाता है? जो फुफ्फुसीय धमनी होती है। कौन होती है? फुफ्फुसीय धमनी। इस फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा जो रक्त होता है, वो रक्त कहाँ जाता है? दाएं आलिंद के अंदर। कहाँ चला जाता है? दाएं आलिंद के अंदर। जब ये दाएं आलिंद पूर्ण रूप से जब भर जाता है, तो यहाँ से त्रिवलनी कपाट क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। त्रिवलनी कपाट क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। जैसे ही त्रिवलनी कपाट खुलते हैं, तो त्रिवलनी कपाट खुलने से जो रक्त होता है, वो रक्त आकर कहाँ पे भर जाता है? इसे दाएं नीले के अंदर भर जाता है। कहाँ पे भर जाता है? दाएं नीले के अंदर भर जाता है। अब यहाँ पे देखो, एक सेकंड, ये फुफ्फुसीय धमनी नहीं होती, इसको अपन बोलते हैं, ये आप इसको बोलते हैं, यहाँ पे रक्त आया कहाँ पे? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से कहाँ गया? दाएं नीले में। जब दाएं आलिंद पूर्ण रूप से भर जाएगा, कौन भर जाएगा? दाएं आलिंद पूर्ण रूप से जब भर जाएगा, तो फुफ्फुसीय धमनी ये होती है, इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा जो रक्त होता है, ये रक्त कहाँ चला जाएगा? फेफड़ों के अंदर जाएगा। रक्त कहाँ चला जाएगा? फेफड़ों के अंदर चला जाएगा। ये इसको अपन बोलेंगे महाशिरा। इसको अपन क्या बोलते हैं? महाशिरा। जो केशिकाओं से शरीर से जो रक्त दाएं आलिंद में जा रहा है, वो किसके द्वारा जा रहा है? महाशिरा के द्वारा जा रहा है। किसके द्वारा जा रहा है? महाशिरा के द्वारा जा रहा है। इसके अलावा फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा रक्त कहाँ चला गया? फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों के अंदर क्या मिलाई जाती है? ऑक्सीजन। क्या मिलाई जाती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलाने से रक्त क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, और इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। लाल रंग होने के कारण रक्त जो है वो कहाँ चला जाता है? दाएं बाएं आलिंद में। जब बाएं आलिंद पूर्ण रूप से बढ़ जाता है, दिवलनी कपाट क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। जैसे ही दिवलनी कपाट खुलते हैं, रक्त कहाँ चला जाता है? बाएं नीले में। और बाएं नीले जब पूर्ण रूप से बढ़ जाता है, तो ये अर्धचंद्राकार कपाट खुलते हैं, और इस महाधमनी के द्वारा, किसके द्वारा? महाधमनी के द्वारा जो रक्त है, वो रक्त कहाँ चला जाता है? शरीर के अंदर चला जाता है। और ये महाधमनी आगे जाकर छोटी छोटी नलिकाओं में खुलती है, जिन्हें क्या कहते हैं? केशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? केशिका कहते हैं। और इन केशिकाओं के अंदर पहुँच जाता है। इस प्रकार से जो जो रक्त होता है, वो रक्त हृदय में से कितनी बार गुजरता है? 2 बार गुजरता है। और 2 बार गुजरने के कारण इसे क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। एक आपको कृत्रिम वृक्क जो है, कृत्रिम वृक्क, या आप इसको बोलते हो क्या? जो कृत्रिम वृक्क के अलावा आप इसको बोलते हो अपोहन। क्या बोलते हो? अपोहन। या इसको बोलते हैं डायलिसिस। ये इसकी प्रोसेस भी आपको ध्यान रखनी है। देखो, आप जो भी आपको पूरी साल जो आप पढ़े हो, उसका आपको केवल एक बार रिवीजन देखना है। आपको इसके बारे में मतलब जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, उन छोटे छोटे पॉइंटों को भी देखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, जैसे और एग्ज़ाम के भी 3 पेपर हुए हैं, उन 3 पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा छोटे क्वेश्चन आए हैं। बड़े क्वेश्चन 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आपको रेयर कंडीशन में देखने को मिलेगा। वैसे 2 नंबर 1 नंबर के बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप एक चैप्टर, जैसे 7 नंबर का चैप्टर है, 8 नंबर का चैप्टर है, उसमें से आप 4 या 5 तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। 4 या 5 तरीके से आपको उसको करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसके बाद में आपके पास में एक अगला वाला चैप्टर आता है, जनन वाला चैप्टर। जनन जो होता है, उस जनन के अंदर जो अलैंगिक जनन है, कौन सा जनन है? अलैंगिक जनन।
अलैंगिक जनन में आपको कुछ भी नहीं करना। क्या करना है? अलैंगिक जनन की जो विधियाँ है, अलैंगिक जनन की क्या है? कुछ विधियाँ, उन विधियों को आपको विस्तार से देख लेना है। उन विधियों के केवल आपको क्या याद रखने हैं? उदाहरण याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? उदाहरण याद रखें। मैं आपको कंटिन्यू एक बार बताता जाता हूँ। आपको पता है कौन कौन से विधियाँ है? जैसे सबसे जो ज़्यादा पूछे जाने वाली विधि है द्विखंडन। द्विखंडन होती है अमीबा के अंदर। द्विखंडन किसके अंदर होता है? अमीबा के अंदर। बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा के अंदर क्या होता है? मुकुलन। हाइड्रा के अंदर क्या होता है? मुकुलन। इसके अलावा आप बात करते हो, जैसे अपन बात करते हैं जो बहुविखंडन होता है। क्या होता है? बहुखंडन या बहुविखंडन। बहुखंडन के अंदर जो जनन होता है वो होता है प्लाज्मोडियम में। बहुविखंडन का द्वारा जो जनन होता है वो होता है प्लाज्मोडियम के अंदर। बहुविखंडन के द्वारा जो जनन होता है वो होता है प्लाज्मोडियम के अंदर। किसके अंदर होता है? प्लाज्मोडियम के अंदर। इसके अलावा जो बीजाणु जनन है, बीजाणु जनन के बारे में बात राइजोपस के अंदर होता है। इसके अलावा जो अपन बात करते हैं जैसे कायिक प्रवर्धन है। क्या है? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन के अंदर बात करें तो कायिक प्रवर्धन जो होता है वो होता है पत्ती के अंदर। किसके अंदर होता है? पत्ती के अंदर होता है। इसके अलावा होता है तने के अंदर। इसके अलावा होता है किसके अंदर? तना, पत्ती और जड़ के अंदर। किसके अंदर होता है? जड़ के अंदर। जैसे पत्ती के अंदर होता है ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा के अंदर। तना जो होता है, तना होता है अदरक के अंदर, आलू के अंदर, ठीक है ना, गुलाब के अंदर। इसके अंदर क्या होता है? जो कायिक प्रवर्धन होता है जड़ के द्वारा। डहेलिया, शकरकंद, इनके अंदर क्या होता है? जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक का मतलब शरीर के भाग, और शरीर पौधे के कौन से भाग होते हैं? शरीर के जड़, तना, पत्ती होते हैं। इनके द्वारा नया पौधा प्राप्त करना क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसके साथ में अगला एक होता है जैसे उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन आपको पता होगा, जैसे पौधे के जो वृद्धि दर्शाने वाले भाग होते हैं। क्या होते हैं? पौधे के वृद्धि दर्शाने वाले भाग। इन वृद्धि दर्शाने वाले भागों को क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। वृद्धि दर्शाने वाले भागों को क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। काटने के पश्चात इनको रख दिया जाता है पोषण युक्त माध्यम में। कहाँ रख दिया जाता है? पोषण युक्त माध्यम में। जैसे ही पोषण युक्त माध्यम में रखेंगे तो ये कोशिकाएं क्या कर लेगी? वृद्धि कर लेगी, और कोशिकाएं एक समूह बना लेगी, एक गुच्छा बना लेगी। कोशिकाएं क्या बना लेगी? समूह, गुच्छा बना लेगी। इन कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? केलस कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? केलस। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? केलस। केलस को फिर क्या किया जाता है? पोष इसके वृद्धि हार्मोन युक्त माध्यम में रखा जाता है। कौन से माध्यम में रखा जाता है? वृद्धि हार्मोन युक्त माध्यम में रखा जाता है। वृद्धि हार्मोन युक्त माध्यम में रखने पर ये कोशिकाएं वृद्धि करती हैं। जब इस कोशिकाओं के वृद्धि हार्मोन युक्त माध्यम में रखने के बाद में इसको जब नम मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, तो नम मिट्टी में दबाने के बाद में ये क्या बना लेते हैं? नया पौधे का निर्माण कर लिया जाता है। इस प्रकार की प्रोसेस को क्या कहते हैं? उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर कहते हैं। इसका उपयोग जो है वो वहाँ किया जाता है जहाँ पर बीज उत्पन्न करने वाले जो पौधे होते हैं, वो पौधे जो होते हैं वो बीज उत्पन्न करने की क्षमता जो खो चुके होते हैं, उनके अंदर ये प्रोसेस काम में आती है। यह आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, ये कहाँ होता है वो ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं लैंगिक जनन की। किसकी बात कर लेते हैं? लैंगिक जनन की। देखो लैंगिक जनन की इम्पोर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन है। लैंगिक जनन के अंदर इम्पोर्टेंट कौन से क्वेश्चन रहने वाले हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका कि निषेचन। कौन सी प्रक्रिया? निषेचन प्रक्रिया। निषेचन प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया रहने वाली है? निषेचन प्रक्रिया। निषेचन प्रक्रिया में क्या होता है कि निषेचन निषेचन में क्या होता है? एक तो होता है नर युग्मक और दूसरा होता है मादा युग्मक। एक तो होता है नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक जो होते हैं, जब एक दूसरे के मतलब आपस में संयोग करते हैं, इन दोनों का संलयन होता है। संलयन होता है तो निषेचन की प्रक्रिया होती है। और निषेचन की प्रक्रिया होने के कारण क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया के कारण क्या बनता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। और युग्मनज जब बन जाता है तो युग्मनज आगे उत्तरोत्तर क्या करता है? वृद्धि करता है। युग्मनज उत्तरोत्तर क्या करता है? वृद्धि करता है। और वृद्धि करके क्या बना लेता है? कोशिकाओं के अंदर क्या करता है? विभाजन करता है। और कोशिकाओं में विभाजन करने से किस में बदल जाता है? वो भ्रूण में बदल जाता है। भ्रूण उत्तरोत्तर वृद्धि करके गर्भाशय में स्थापित हो जाता है।
कहाँ स्थापित हो जाता है? गर्भाशय में। गर्भाशय में स्थापित होकर वो क्या प्राप्त करता है? पोषण प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? पोषण प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? पोषण प्राप्त करता है। पोषण प्राप्त करता है किसके द्वारा प्राप्त करता है? प्लेसेंटा के द्वारा। किसके द्वारा प्राप्त करता है? प्लेसेंटा के द्वारा। अब प्लेसेंटा क्या होता है? एक तस्त्रीनुमा संरचना होती है। क्या होती है? तस्त्रीनुमा संरचना। ये तस्त्रीनुमा संरचना गर्भाशय से जुड़ी होती है, मादा के शरीर से जुड़ी होती है। मादा के शरीर से क्या करती है? पोषक तत्व मतलब पोषक तत्व अवशोषित करती है, पोषण प्राप्त करती है और अपशिष्ट पदार्थों को मादा के शरीर में भेज देती है। ठीक है ना? इस प्रकार से क्या होता है? जो मादा के अंदर जो पोषण की प्रक्रिया है, भ्रूण के अंदर जो पोषण की प्रक्रिया है, वो पोषण की प्रक्रिया क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो गर्भकाल होता है, वो गर्भकाल होता है 270 प्लस 10 दिन या लगभग 9 माह है। ठीक है। इस प्रकार से आपको इसके ध्यान रख। अब इसके बाद में कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन जो ऋतुस्राव के बारे में। देखो क्या होता है कि जो गर्भाशय होता है, ये गर्भाशय क्या करता है? अपने आप को प्रिपेयर करता है। क्या करता है? अपने आप को प्रिपेयर करता है, भ्रूण को धारण करने के लिए अपने आप को तैयार करता है। गर्भाशय क्या करता है? प्रत्येक माह गर्भाशय क्या करता है? अपने आप को ये तैयार करता है भ्रूण को धारण करने के लिए। किसको धारण करने के लिए? भ्रूण को धारण करने के लिए अपने आप को तैयार करता है। और आंतरिक भित्ति पर क्या, आंतरिक भित्ति को क्या कैसा बना लेता है? मोटी बना लेता है। क्या बना लेता है? मोटी बना लेता है, मांसल जो झिल्ली होती है उसके द्वारा, म्यूकस के द्वारा। ठीक है ना? तो जब निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, जब निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है तो इस मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये मोटी भित्ति म्यूकस किसके साथ में? म्यूकस और रक्तस्राव के साथ में बाहर निकलती है। म्यूकस और रक्तस्राव के बाहर निकलती है, जिसे क्या कहते हैं? ऋतुस्राव। और ये प्रत्येक माह यानी 28 दिन के बाद में दोहराई जाती है और ये 2 से 8 दिन तक रहती है। ये क्या है? ऋतुस्राव या रक्तस्राव या जो भी रजोदर्शन कहते हैं जिसको। ठीक है। अब इसके बाद में एक यौन संचारित कुछ रोग होते हैं, जैसे सिफिलिस है, ठीक है ना, मस्सा है, एड्स होते हैं। ये रोग होते हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। गर्भरोधन की क्रियाविधि जैसे कंडोम का उपयोग करके, इसके अलावा शल्य क्रिया के द्वारा, रासायनिक गोलियों के द्वारा, इनके द्वारा गर्भरोधन की जो क्रियाविधि है वो भी आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ में अब अपन बात कर लेते हैं पुष्प में। किसके अंदर? पुष्प में निषेचन या पुष्प में जनन या बीज का निर्माण। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बीज का निर्माण की क्रियाविधि को समझाइए। तो जो पुष्प के जननांग होते हैं वो नर और मादा जननांग होते हैं। नर जननांग होता है पुंकेसर। नर जननांग कौन होता है? पुंकेसर। और मादा जननांग कौन होता है? स्त्री केसर। कौन होते हैं? स्त्री केसर, पुंकेसर और स्त्री केसर। जब क्या होता है, मैं आपको इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ आपको। देखो इसमें होता क्या है कि पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प। आपको ये डायग्राम इंपॉर्टेंट रखना है। इसमें स्वपरागण परपरागण के द्वारा पूछ लिया जाता है वर्तिकाग्र के ऊपर। ठीक है। इस प्रकार से ये डायग्राम होता है, देखना एक बार, इसको अच्छे से बनाना है आपको। ये जो भी नोटबुक है उसके अंदर यहाँ पे होता क्या है कि ये तो होते हैं बाह्य दल। इसको क्या कहते हैं? बाह्य दल। जो हरे रंग का होता है बाह्य चक्र होता है। ठीक है ना? यहाँ पे ये होती है पंखुड़ियाँ, जिनमें स्त्री केसर पुंकेसर छिपे हुए होते हैं। ये परागकोश होता है। यहाँ पे इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं इसको? वर्तिकाग्र। जब क्या होता है यहाँ पे वर्तिकाग्र पे क्या होता है? परागकोश से निकल कर क्या आते हैं? परागकण। परागकोश से निकल के क्या आते हैं? परागकण। परागकण यहाँ से निकल कर ये एक नलिका बना लेते हैं जिसे पराग नली कहते हैं। पराग नली से परागकण वर्तिका से होते हुए कहाँ प्रवेश करते हैं? अंडाशय में। अंडाशय की ओर जो पराग नली प्रवेश करे जिसे रसानुवर्तन गति कहते हैं। प्रवेश करते हैं परागकण यहाँ पे अंडाशय में स्थित कहाँ जाते हैं? बीजांड में। बीजांड में पहले से क्या रहती है? मादा जनन कोशिका। मादा जनन कोशिका से नर जनन कोशिका संलयन करती है और किसकी प्रक्रिया होती है? निषेचन की। किसकी प्रक्रिया होती है? निषेचन की। निषेचन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? निषेचन की। देखो निषेचन की प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है और किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। निषेचन की प्रक्रिया होती है, किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। युग्मनज आगे उत्तरोत्तर वृद्धि करके किस में बदल जाता है? भ्रूण में।
अब भ्रूण के बाहर धीरे धीरे क्या बनने लगता है, कठोर आवरण बनने लगता है। क्या बनने लगता है, कठोर आवरण। और कठोर आवरण बनकर ये क्या बना लेता है, बीज बना लेता है। कौन, बीजांड। अंदर वाला जो बीजांड है ये क्या बना लेता है, बीज। और बाहर का जो अंडाशय ये किस में परिवर्तित होता है, फल में। अर्थात जो बीज है वो किस में रहता है, संचित रहता है, फल के अंदर संचित रहता है। इस प्रकार से बीज में जनन, पुष्प में जनन या बीज निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला अपन बात करते हैं जो मेंडल से संबंधित। देखो मेंडल का 4 नंबर का चैप्टर होता है। उसके अंदर आपको पूछा जा सकता है मेंडल का योगदान, मेंडल का जो मटर के पौधे का चयन है वो क्यों किया। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि मेंडल की सफलता के कारण क्या थे, वो आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है एकल संकर संकरण। क्या पूछता है, एकल संकर संकरण। एकल संकर संकरण पूछ लेता है। इससे संबंधित दो जो नियम थे, पृथक्करण का नियम और प्रभाविता का नियम, ये दोनों नियम पूछ सकते हैं। द्विसंकर जो संकरण है, द्विसंकर संकरण के अंदर आपको पूछा जा सकता है किसे कहते हैं, इसका एक नियम है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, वो पूछा जा सकता है। एकल संकर संकरण में लक्षण प्रारूप कितना है और जीन प्रारूप कितना है, ठीक है ना। जैसे 121 1:2:1 है, 1:3, यह आपको पूछा जा सकता है द्विसंकर संकरण के अंदर, ठीक है ना। 12:24 12:12 1 वाला जो लक्षण प्रारूप है वो पूछा जा सकता है। इसके अलावा 93:31 है, ठीक है ना। 9:3:3:3:1 वाला ये अनुपात आपको पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट मुख्यतः आपको ये अनुपात पूछेगा। इसके अलावा आपको पूछ लेगा कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, इनसे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं आपको यहीं पे क्लियरिफाई कर देता हूँ सभी को। कैपिटल वाई जो होते हैं और कैपिटल आर जो होते हैं, ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रभावी होते हैं। और ये स्मॉल वाई स्मॉल आर कैसे होते हैं, अप्रभावी होते हैं। जैसे ये वाई होता है, ये कैसे होते हैं, पीले होते हैं, इसका मतलब होता है पीला। और आर का मतलब होता है गोल, आर का मतलब क्या होता है, गोल। यहाँ पे स्मॉल वाई जो है इसका मतलब होता है हरा, इसका मतलब क्या होता है, हरा। और कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब होता है झुर्रीदार। क्या होता है, झुर्रीदार। क्या होता है, झुर्रीदार। यहाँ पे देखो ये तो हो गया, कैपिटल वाई तो हो गया पीला, कैपिटल आर हो गया गोल, स्मॉल आर हो गया झुर्रीदार, स्मॉल वाई हो गया हरा। तो अगर आपको दे दिया जाए कैपिटल आर क्या है, तो गोल पीला हो जाएगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, झुर्रीदार पीला। अगर कैपिटल आर और स्मॉल वाई है तो कैसा हो जाएगा, गोल गोल हरा हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे हो जाएगा, हराज गोल, ठीक है ना, हरा जुर्रीदार। इस प्रकार से आपको कर देना, मतलब प्रभावी वाला लक्षण पहले लिखना। आपको क्या लिखना है, प्रभावी वाला लक्षण पहले लिखना है। जैसे मैं आपके सामने लिखूँ वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे कि स्मॉल वाई भी हो, तो ये पहला कौन सा है, प्रभावी। तो प्रभावी कौन सा है, पीला। यहाँ पे प्रभावी कौन है, गोल। तो क्या हो जाएगा, गोल पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोल पीला हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखनी है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है जो अगर आता है तो आपकी उसकी सभी पूर्तियाँ हो जाएगी। देखो वो आएगा लिंग निर्धारण से। क्या आएगा, लिंग निर्धारण से। देखो सबसे पहली बात तो कि जो लिंग निर्धारण होता है वो नर और मादा दोनों के गुणसूत्रों से होता है। गुणसूत्र के उतने होते हैं 23 जोड़ी। कितने होते हैं, 23 जोड़ी। 23 जोड़ी में से ध्यान से सुन लेना, जितने भी क्वेश्चन आएंगे लिंग निर्धारण से आपके गलत नहीं होगी अगर आपका ध्यान यहाँ पे है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं, 23। 23 जोड़ी का मतलब होता है 46 गुणसूत्र। अब इनमें से जो 22 जोड़ी होते हैं, कितने होते हैं, 22 जोड़ी। 22 जोड़ी का मतलब होता है 44। 22 जोड़ी का मतलब होता है 44। और एक होते हैं एक जोड़ी, एक जोड़ी का मतलब होते हैं 2। 44 और 2 कितने हो गए, 46। 22 और 1 कितने हो गए, 23। अब ये 22 जोड़ी जो होते हैं इनको अपन बोलते हैं अलिंग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, अलिंग गुणसूत्र। क्या कहते हैं इन्हें, अलिंग गुणसूत्र। और जो 2 होते हैं इनकी एक जोड़ी जो होते हैं उनको कहते हैं लिंग गुणसूत्र। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो अलिंग गुणसूत्र होते हैं जो वो बॉडी स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं, हमारे शरीर की संरचना बनाने का काम करते हैं। और जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करने का काम करते हैं।
और ये लिंग गुणसूत्र होते हैं नर के अंदर तो वाई सॉरी अक्स वाई, क्या होते हैं अक्स वाई, और मादा के अंदर होते हैं ये अक्स अक्स, ठीक है ना। अब इसको आपको मैं एक बार इसका प्रोसेस समझाता हूँ। एक तरफ मैं लिख देता हूँ, एक तरफ मैं लिख देता हूँ नर, एक तरफ चलो मैं पहले लिख देता हूँ मादा, लेडीज फर्स्ट, तो इधर मैं लिख देता हूँ मादा और इधर लिख देता हूँ मैं नर। अब यहाँ पे होता क्या है, इसके अंदर मादा के अंदर कितने गुणसूत्र होंगे 46, कैसे होंगे 23 जोड़ी होंगी, तो अपन लिख देते हैं 22 प्लस, या 22 जोड़ी के रूप में नहीं लिखते अपन, गुणसूत्रों के रूप में लिखते हैं, तो गुणसूत्रों के रूप में मैं लिखता हूँ इसको, और गुणसूत्रों के रूप में मैं इसको लिख देता हूँ, इधर मैंने लिखा 44 प्लस 2, क्या लिखा मैंने 44 प्लस 2, इधर भी मैंने लिख दिया 44 प्लस 2। अब ये 44 प्लस 2 कैसे है वो देखो, 44 प्लस 2 कैसे है, 44 प्लस 2 कैसे है, 22 प्लस 1, और ये हो जाएगा 22 प्लस 1, ठीक है ना। 22 प्लस 1, 22 प्लस 1 का मतलब क्या है पता है, जो एक है वो क्या है, लिंग गुणसूत्र है, क्या है लिंग गुणसूत्र है। जैसे देखो इधर से हो जाएगा 22 प्लस एक्स, और ये भी हो जाएगा 22 प्लस एक्स, नर के अंदर 22 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 22 प्लस वाई, क्या हो जाएगा 22 प्लस वाई, 22 प्लस एक्स जो है 22 प्लस एक्स से जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स, और 44 प्लस एक्स एक्स क्या हो जाएगा मादा यानी कि लड़की, और यहाँ पे 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई तो हो जाएगा 22 प्लस एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या बन रहा है नर यानी कि लड़का, ठीक है ना। इस प्रकार से जो लड़का और लड़की होने की संभावना वो 50% है, और यहाँ पे मेन जो लिंग का निर्धारण करता है वो करता है ये वाई गुणसूत्र यानी कि नर। तो कोई घर के अंदर लड़कियाँ हो रही है या लड़का हो रहा है उसके लिए उत्तरदायी कौन है, ये नर है, पिता है, माता नहीं है। तो कई बार ये जो उलाहना दिया जाता है या किसी को दोष दिया जाता है कि इसके घर में लड़कियाँ हो रही है तो इसका दोष ये माता का है, तो माता का नहीं होता, उसका जो मेन रीज़न होता है वो कौन होता है, नर यानी कि पिता होता है, ठीक है ना। ऐसे आपको क्वेश्चनों के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके साथ में एक नियंत्रण और समन्वय से क्वेश्चन आते हैं, नियंत्रण और समन्वय से। तो नियंत्रण और समन्वय में आपको जो तंत्रिका कोशिका है, ठीक है ना, न्यूरॉन सिस्टम जो है, न्यूरॉन वाला जो डायग्राम है वो डायग्राम भी अच्छे से ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, उसकी क्रियाविधि ध्यान रखनी है, ठीक है ना। देखो कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो तंत्रिका होती है, क्या होती है तंत्रिका, देखो मैं चित्र डायग्राम बनाता हूँ, जैसा बनता है वैसा आप, ठीक है ना, आपको अच्छे से बनाना है। मेरे से थोड़ा सा अभी इसमें आईपैड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बनाने में थोड़ा एग्जैक्ट नहीं बनता, आप बुक के अंदर थोड़ा अच्छे से बना लोगे, ठीक है। यहाँ पे ये, ठीक है ना, मतलब ये दुर्माकृतिक भाग हो गया। ये जो दुर्माकृतिक भाग है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्रुमिका। ये माइलिन शीट आई जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या है द्रुमिका, यहाँ पे क्या हो जाएगा केंद्रक, ये द्रुमिका, ये यहाँ पे हो जाएगा ये कोशिका काय। द्रुमिका के द्वारा संदेश प्राप्त किए जाते हैं, कहाँ पहुँचाए जाते हैं, कोशिका काय में। कोशिका काय के बाद में यहाँ पे संदेश कहाँ पहुँचा दिए जाते हैं, तंत्रिकाक्ष में। तंत्रिकाक्ष में रासायनिक आवेग विद्युत आवेग में बदलते हैं, विद्युत आवेग में के बाद में ये संदेश संदेश जाते हैं कोशिका के अगले सिरे, मतलब कोशिका दो कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान होता है जिसे क्या कहते हैं सिनेप्स या सिनेप्टिक पुट्टिका। इस सिनेप्स में जाते हैं और सिनेप्स में जाके अगली कोशिका को संदेश पहुंचा दिए जाते हैं। ऐसे कहाँ जाते हैं मस्तिष्क में, मस्तिष्क से कहाँ जाते हैं, संदेशों का संश्लेषण होता है मस्तिष्क में और फिर वापस अंगों तक भेज दिया जाता है। इसके अंदर इम्पोर्टेंट है मस्तिष्क, मस्तिष्क के बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। देखो मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क के बारे में अपन बात करते हैं। देखो मस्तिष्क जो होता है वो, मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है, तीन, कितने भागों में बटा होता है, तीन भागों में। कितने बार भागों में होता है, तीन भागों में। तीन भाग कौन कौन से हैं वो देखो, मस्तिष्क एक, मस्तिष्क दो और मस्तिष्क तीन। पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क, कौन सा, अग्र। दूसरा है मध्य,
कौन सा है? मध्य मस्तिष्क। और तीसरा कौन सा है? पश्चिम मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क है? पश्चिम मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क है? पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, 1, 2 और 3। पहला होता है प्रमस्तिष्क। कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क। दूसरा होता है थैलेमस। कौन सा होता है? थैलेमस। क्या होता है? थैलेमस। और चौथा होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है ना, हाइपोथैलेमस। यहाँ पे अपन बात करते हैं प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क के द्वारा सोचने का, विचार करने का ये कार्य होता है। इसके अलावा सूंघने का, देखने का, ठीक है ना, सुनने का, ये सभी कार्य कौन नियंत्रित करता है? प्रमस्तिष्क। थैलेमस मस्तिष्क के भागों को जोड़ने का काम करता है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, अनिद्रा, प्रेम, घृणा, क्रोध, इन सभी को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य मस्तिष्क जो होता है ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है। कौन सी क्रियाओं को नियंत्रित करता है? अनैच्छिक। अग्र मस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग। पहला जो भाग है वो है अनुमस्तिष्क। पहला भाग कौन सा है? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क का कार्य होता है संतुलन का। अगर कोई सीधी रेखा में चल रहा है, साइकिल पे चल रहा है, उनको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। दूसरा दूसरा है पोन्स। कौन सा है? पोन्स। पोन्स जो होता है वो श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है। किसकी क्रिया को नियंत्रित करता है? श्वसन की। चौथा है मेडुला ओम्ब्लोगेटा। ये क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। ठीक है ना, मस्तिष्क के भागों के बारे में आपको ध्यान रखना है, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब एक इस चैप्टर का जो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है हार्मोन्स। किससे बनता है? हार्मोन्स। डेफिनेटली आपको 100% लिख के ले लेना है कि हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा आएगा? एक क्वेश्चन है हार्मोन का, कौन सा? कि ग्रंथियों से रिलेटेड आपको ग्रंथि दे दी जाएगी, पूछा जाएगा इसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है। इसके अलावा आपको ग्रंथियों की स्थिति, मस्तिष्क में पाई जाने वाली कितनी ग्रंथि है? 3। हाइपोथैलेमस, पीनियल, और कौन सी है? आपकी पीयूष ग्रंथि। इनके द्वारा स्रावित हार्मोन और इनके हार्मोनों के द्वारा किए जाने वाले कार्य आपको याद रखने हैं। गले में 2 ग्रंथि होती है, थायराइड और पैराथायराइड। इनके द्वारा स्रावित हार्मोन और इन हार्मोनों के कार्य। सीने में पाई जाती है थैलेमस, थैलेमस के द्वारा स्रावित हार्मोन और इसके द्वारा स्रावित हार्मोन और इसके स्रावित हार्मोन के कार्य। इसके द्वारा, इसके अलावा अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसके द्वारा स्रावित हार्मोन, ये बहिस्राव भी है, ठीक है ना, रस भी स्रावित करती है, इसके कार्य और इससे स्रावित हार्मोन, ठीक है ना। इसके अलावा वृषण है, अंडाशय है, ठीक है ना। इनके द्वारा जो स्रावित हार्मोन है उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना आप, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है, इनके द्वारा स्रावित हार्मोन और इनके कार्य, ठीक है। इसके अलावा पादप हार्मोन है, क्या है? पादप हार्मोन। पादप हार्मोनों कितने? 5 हार्मोन है, जैसे साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक अम्ल है, इथिलीन हार्मोन है, ठीक है ना। और कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन हो गया, एस्कोर्बिक एस्कोर्बिक अम्ल हो गया, इथिलीन हार्मोन हो गया, और 2 हार्मोन है ना, कौन से है, क्या नाम उनका? साइटोकाइनिन हो गया, एस्कोर्बिक हो गया, इथिलीन हो गया, और 2 हार्मोन और है, कौन से है देखो, चलो जो भी है अब देख लेना उनको। 5 जो हार्मोन है, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, 5 जो हार्मोन है उन 5 हार्मोनों को आपको अच्छे से देख लेना है। 5 हार्मोन को देखने के बाद में इनकी जो गतियाँ है, जैसे प्रकाशानुवर्तन गति है, रसानुवर्तन गति है, स्पर्शानुवर्तन गति है, जलानुवर्तन गति है, गुरुत्वानुवर्तन गति है, ये सभी गतियाँ जो है, गतियाँ और गतियों के उदाहरण आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो फिजिक्स का चैप्टर है, फिजिक्स में आपको देखो, आपको सबसे इम्पोर्टेंट है परिपथ, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। धारा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ओम का नियम आएगा, ठीक है ना, ओम का नियम क्लियर रखना है आपको। इसके साथ में ही जो विभवांतर है, क्या है? विभवांतर है, इस विभवांतर से रिलेटेड 100% क्वेश्चन आएगा। विभवांतर के अलावा आपको
जो दे रखा है जो इसके बाद में आ जाते हैं अपन प्रकाश वाले चैप्टर में। इस प्रकाश वाले चैप्टर में आपको परावर्तन से रिलेटेड, परावर्तन, अपवर्तन, इनसे रिलेटेड आपको क्या आने वाले हैं, क्वेश्चन आने वाले हैं। इनके जो न्यूमेरिकल होते हैं वो सारे न्यूमेरिकल फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसके साथ में एक मैं आपको बता देता हूँ, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है और आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है। नीला और काला, देखो हम जब देखते हैं पृथ्वी से आकाश को देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष से देखते हैं तो कि आकाश कैसा दिखाई देता है, काला। अब इस नीले और काले का कारण क्या है। देखो नीला जो होता है ये होता है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण नीला दिखाई देता है आकाश, प्रकीर्णन के कारण। देखो ये जो प्रकाश, देखो वायुमंडल है हमारे ऊपर, पृथ्वी के ऊपर क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल के अंदर देखो अपवर्तन होता है और ये नीले रंग के प्रकाश को क्या करता है, अधिक फैलाता है। क्या करता है, नीले रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो तरंग दैर्ध्य होती है कम, और कम होने के कारण नीला रंग क्या होता है, अधिक प्रकीर्णित होता है। और अधिक प्रकीर्णित होने के कारण हमें क्या दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला। और ये लाल रंग की तरंग दैर्ध्य से क्या होता है, कम होता है। कितना कम होता है, 1.8 गुना कम होता है। कितना कम होता है, 1.8 गुना कम होता है। जबकि हमें आकाश का रंग अंतरिक्ष से देखने पर काला दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है। वहाँ पे क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है। और वायुमंडल नहीं होने के कारण ही वहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, प्रकाश टकरा कर वापस नहीं जाता है। इसलिए प्रकाश का मतलब कोई भी कलर दिखाई नहीं देता। 7 कलर में से कौन सा कलर दिखाई देता है, काला कलर दिखाई देता है। कौन सा कलर दिखाई देता है, काला कलर दिखाई देता है। कौन सा कलर दिखाई देता है, काला कलर दिखाई देता है। तो ये आपको ध्यान रखना। प्रकाश की अपघटना के परिघटना से रिलेटेड अपवर्तन है, परावर्तन है, प्रकीर्णन है, वर्णविक्षेपण है, सभी आपको ध्यान रखना है। विभगोर ध्यान रखना है, ठीक है ना। उनका विचलन कोण ध्यान रखना आपको। न्यूमेरिकल जितने भी बनते हैं वो सब ध्यान रखने हैं। उष्मा से रिलेटेड, ऊर्जा से रिलेटेड, कार्य से रिलेटेड, ये सभी आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। तो आशा है आपका पेपर बढ़िया होगा, घबराना नहीं है। सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना, सभी को बेस्ट ऑफ लक। काले कलर से हो गया, इसको हरा कर देते हैं, ठीक है ना। आपके जीवन में कभी भी काला कलर नहीं, अंधेरा नहीं रहे आपके जीवन में, हमेशा क्या रहे, हरियाली रहे, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक। खुले दिमाग से, शांत दिमाग से, बिल्कुल फ्रेश माइंड से आपको पेपर करना है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सभी को, थैंक यू। अच्छे से आप पेपर